चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग लेकर। हालांकि आज जिस विषय को लेकर मैं ब्लॉग बना रहा हूं वो विषय बिल्कुल नया तो नहीं होगा, बस मैं अपने नज़रिए से, अपने तरीके से उस विषय को आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं। हालांकि वो विषय के रूप में एक पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। मैं आज इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है, इसका नाम ईटानगर क्यों रखा गया। इससे जुड़ी हुई थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, तो बने रहिए आप सब मेरे साथ। मैं अभी जा रहा हूँ उस स्थल की ओर जिस स्थल से इस राजधानी ईटानगर का नाम ईटानगर पड़ा। तो चलिए मेरे साथ। अभी शायद यहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, रेनोवेशन का, और यहाँ पर लगा हुआ है पब्लिक एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये गेट जो खुला हुआ है तो शायद मैं अंदर जा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम फुल स्विंग पे है। ये सारा चीज़ पहले नहीं था, काफ़ी बदलाव आ गया है। जो मेरे पीछे अभी आप ईंट की दीवारें देख रहे हैं, यही सुप्रसिद्ध ईटा फोर्ट का अवशेष हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ईटा फोर्ट का जो इतिहास है वो आज से लगभग 600 बरस पुराना है। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस ईटा फोर्ट की निर्मित के पीछे की कौन सी कहानी है। मान्यता है कि इस किला को जिसने बनवाया था वो असम का कोई शासक हुआ करता था। आज से 600 बरस पुरानी ये कहानी है। असम से एक मयामत नाम का एक शरणागत वहाँ से भागकर इस जगह पर आए, तब इस जगह का नाम हीटा हुआ करता था। तो उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री भी थी। तो मयामत ने अपनी रानी और साथ आए लोगों के साथ इस जगह को, इस ऊंचे स्थल को अपना निवास स्थान बना लिया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह बिल्कुल अच्छी थी और दुश्मन बड़ी आसानी से आक्रमण ना कर सके। इसीलिए मयामत ने अपनी सेनाओं के साथ इस किले का निर्माण किया। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि कुछ वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन न जाने क्यों रानी को अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तो लोग लाज के डर से रानी किसी दिन अचानक मयामत को छोड़कर वापस असम की ओर चली गई, अपने राजा को छोड़कर। और हेता नामक इस स्थान पर राजा अपने सेनाओं के साथ रह गए, उदास और तन्हा।
वक्त का पहिया यूँ घूमता रहा। वहाँ असम में रानी के गर्भ में पल रहे जो बच्चे, वो समय अनुसार इस धरती पर कदम रखा। और जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, वो बहुत ही वीर योद्धा और पराक्रम आदमी के रूप में तब्दील होने लगा। और बाद में एक बहुत ही यशस्वी राजा भी वो बन गए। उनका नाम था अरिमत। तो अरिमत जब राजा हुए तो उन्होंने कई दफ़े सुन रखा था कि उत्तर दिशा की ओर पहाड़ी इलाकों में, यानी कि इस जगह जहां आज मैं खड़ा हूं, हेता नामक स्थल पर एक बहुत ही समृद्धशाली किला बना हुआ है। तो उनके मन में कई दफ़े ये आया कि वो इस जगह पर अपनी सेना को लेकर चढ़ाई कर दे। लेकिन उनकी माताश्री ने हमेशा उनको चेतावनी दी कि वो कभी भी उत्तर दिशा की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर अरिमत के पिताश्री मयामत है। इसलिए वो उनको जब भी ये बातें उनके मुंह से निकलें तो उन्होंने उसके मुंह बंद कर दी। लेकिन अरिमत था, ना ही वह अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर पाए और ना ही हेता नामक इस स्थान के आकर्षण से वो अपने आप को बचा सके। तो आखिरकार एक दिन वह अपनी सेना को लेकर निकल ही पड़े। दिक्रोंग नदी के रास्ते होते होते वो पापू नदी की ओर पहुंचे। तो पापू नदी से होते हुए उन्होंने आखिरकार हेता नामक इस स्थान पर चढ़ाई कर ही दी। इस बात से अनजान कि इस हेता नामक स्थान पर जिस आदमी का राज है वह और कोई नहीं बल्कि उनके स्वयं के पिताश्री मयामत हैं। तो सत्य से अनजान उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर इस जगह पर आक्रमण किया। युद्ध हुई और अंत में मयामत को बंधक बनाया गया। लेकिन मयामत को एक वरदान ये प्राप्त था कि वो किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मर सकते। उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब कोई अपनी उंगली उनके सीने पर ढस ले। तो ये राज उन्होंने अपने पुत्र अरिमत को बता दिया। फिर होना क्या था, अरिमत ने अपनी उंगली मयामत के सीने में गड़ दी और तत्पश्चात मयामत ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। लेकिन मरने से पहले उन्होंने इस राज का खुलासा किया कि अरिमत और कोई नहीं बल्कि उनका ही सुपुत्र है। अपने ही हाथों अपने पिता को मौत के घाट उतारने का गम अरिमत से नहीं सहा गया। प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने हेटा से जितने भी संपत्ति लूटे, उस लूटे हुए संपत्ति को एक गोरू चुंतिया नामक किसी घाटी में उन्होंने दफना दिया। कहा जाता है कि ये रहस्यमय घाटी आज भी कहीं मौजूद है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पर जाने की। फिर वह इस किला को वीरान और ध्वस्त छोड़कर असम की ओर वापस लौट गए। परंतु उनका शरीर अपने पिता के खून से कलंकित हो चुका था। उन्होंने ब्रह्मपुत्र में स्नान कर करके उस कलंक को धोने का बहुत प्रयास किया, पर पितृवध का ये पाप उसके शरीर से कभी धुल नहीं पाया। अंत में उसके माताश्री ने कहा कि तुम अपने शरीर को तेल से सराबोर करके अग्नि के हवाले कर दो, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। तो अरिमत ने अपने माता के कहे अनुसार पूरे शरीर को तेल से सराबोर करके
स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिए। तो इस प्रकार से इस हेता या ईटा पोर्ट से संबंधित ये करुण कहानी पिता और पुत्र के बीच की, ये आज भी लोगों के जुबान में यथावत है। फिर कालांतर में हमारे अपने स्थानीय लोग धीरे धीरे इस जगह पर आकर बसने लगे। तो संभवतः ये जो हेता जो स्थान है, तो इसका ध्वनि परिवर्तन होकर हेता से ईटा बना होगा और उसी ईटा से ईटानगर नाम पड़ा है, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरा आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जो अब तक नहीं जानते थे कि ईटानगर का नामकरण कैसे हुआ, उसके पीछे का ऐतिहासिक कारण क्या है, तो वो भी शायद जान गए होंगे। तो लेकिन जाने से पहले मैं खासकर जो युवा पीढ़ी है जो ईटा पोर्ट में घूमने आते हैं, इसको देखने आते हैं, आप सभी से मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप आएँ यहाँ पर, अच्छा वक्त गुजार के जाएँ। लेकिन जैसे मैं आज देख पा रहा था कि कई सारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पर, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो खा पी रहे हैं, खाकर वो क्या करते हैं, सारी गंदगी करके वो जा रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। आप इस जगह की जो महत्व है उसे भी समझें, इसकी सैंक्टिटी को कायम रखें, बरकरार रखें, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक गौरव का वस्तु है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।